बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह ताला एक प्लेंट लिखने की कोशिश करेंगे विच इज़ फॉर द रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हर एक जो हम प्लेंट लिखते हैं या दावा करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक ग्राउंड या आप कह रहे हैं कि एक प्लॉट मौजूद होता है, ठीक है। बाज़ जगह पर स्पेसिफिकली ग्राउंड्स हमें गिवन है कि भाई इस ग्राउंड के ऊपर आप कोर्ट से ये डिग्री ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता, बल्कि सिंपल जो फैक्ट होते हैं हमें उनको लिखना होता है और उसके बाद जो सिंपली एक रिलीफ बनता है वो हम कोर्ट से मांग लेते हैं, जिसके लिए कोर्ट एम्पावर्ड होती है। अब रेंडिशन ऑफ अकाउंट के अंदर एक कंडीशन बेसिकली मौजूद होती है। वहां पर ये होगा कि जो प्लेंटिफ है, जो दावा करने वाला है, उसका एक राइट बनता होगा किसी एक अकाउंट के ऊपर या फिर जनरली किसी भी चीज से रिलेटेड अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है, जो कि डिफेंडेंट के पास होंगे और डिफेंडेंट ने वो अकाउंट, वो हिसाब किताब प्लेंटिफ को नहीं दिया, पेश नहीं किया, जिसकी वजह से उसको कोर्ट में आने की जरूरत पड़ गई है। तो सिंपल रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई ये फला अकाउंट था, ठीक है, और डिफेंडेंट वाज अंडर ऑब्लिगेशन कि वो ये अकाउंट मुझे रेंडर करे, मेरे सामने पेश करे, मुझे सारा बताए कि कितने पैसे थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए, ठीक है, और मुझे उसकी वजह से नुकसान हो रहा है क्योंकि वो मुझे अकाउंट शो नहीं कर रहा, वो मुझे पूरा हिसाब किताब नहीं दे रहा, ठीक है, इस वजह से मैं कोर्ट में आ गया हूँ। अब ये चीज आपने अपनी प्लेंट के अंदर बतानी है, बाकी जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी फैक्ट्स होंगे, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन होगी। सेकेंडली, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स जनरली, ठीक है, हम किसी भी जगह पर क्लेम कर सकते हैं। इट कुड बी बिटवीन फैमिली मेंबर्स, कि मतलब हमारा एक जॉइंट अकाउंट था, ठीक है, और हो सकता है कि वो हमारे किसी बड़े का हो, वालिद साहब का हो, वालदा का हो, या कहीं से हमें विरासत में मिला हो। उस अकाउंट के ऊपर हम 2-3 लोगों का, बहन भाइयों का राइट था, लेकिन एक बंदा क्या करता है कि फ्रॉड प्ले करके, मिसरिप्रेजेंट करके, कोई अनफेयर मीन्स यूज करके उसमें से वो पैसे निकाल लेता है, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिलता, ठीक है। वहां पर भी आप रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसमें देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के हवाले से, जहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के दरमियान कोई पार्टनरशिप थी, कोई बिजनेस था, और उन्होंने आपस में कुछ सेटलमेंट की हुई थी कि कौन कितना प्रॉफिट रखेगा, और उसके बाद क्या हुआ कि डिफेंडेंट ने किसी भी हवाले से ब्रीच की और उसने फिर वो अकाउंट्स पेश नहीं किए। तो ये बेसिकली यहाँ पर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारी स्टोरी होती है। और अक्सर आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर वो पार्टनरशिप होगी दोनों पार्टीज के दरमियान, तो फिर वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हवाले से भी एक क्वेश्चन वहां पर अराइज हो जाएगा और प्लेंटिफ नॉर्मली वो भी मांग लेगा कोर्ट से, ठीक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है और आज मैंने इसको इसलिए चूज किया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो LLB पार्ट 3 पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं बात करूंगा, उसके एग्जाम में ये पिछले 3-4 साल से रिपीटेडली आ रहा है और इस दफा भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं अपने पैटर्न पर आऊंगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी के हवाले से, तो वहां पर मैंने बड़ी तफसील से पूरा एक जो फॉर्मेट होता है प्लेंट लिखने का वो डिस्कस किया था। तो आज मैं सिर्फ आपके सामने लिखूंगा, उन चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली आप सिविल कोर्ट में जाते हैं इस किस्म का दावा लेकर, क्योंकि अब सिविल राइट की इंफ्रिंजमेंट है ये, तो इस वजह से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जहां पर आपने सिविल कोर्ट के अंदर कोई सूट फाइल करना है तो वहां पर सीनियर सिविल जज लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं से इसको स्टार्ट कर देते हैं। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज रावलपिंडी, यहां पर आपका सिविल सूट नंबर आ जाएगा, पेज के राइट साइड पे। उसी तरीके से प्लेंटिफ आ जाएगा XYZ सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ सारा,
यहां पर आ जाएगा प्लेंटिफ। इसी तरीके से वर्सेस ABC सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, और नीचे यहां पर हम लिख देंगे डिफेंडेंट। पार्टीज के बाद हमने क्या लिखा था? काइंड ऑफ सूट, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड rendition of accounts। ओके जी, यहां तक कोई इशू नहीं है। लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, आज फिर हमने ये एक्सरसाइज की है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह हमने लिखा रिस्पेक्टफुली श्वेत, दैट the plaintiff and defendant are running garments business with name and स्टाइल ऑफ। यहां पर आप इसका नाम मेंशन कर देंगे। जहां पर भी आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं, कोई भी आपने फर्म ओपन की हुई है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, शॉप है या जो भी चीज है, उसको हमेशा हम इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं, विद नेम एंड स्टाइल ऑफ। ठीक है, नाम अलग चीज होती है और स्टाइल के अंदर फिर बाकी सारी चीजें आ जाती हैं, जो कि आपके जो कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क या उस तरह की चीजें, वहां पर भी आपको ये हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, तो जहां पर भी हम ये लिखते हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग नेम एंड स्टाइल ऑफ, विद नेम एंड स्टाइल ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी नाम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं जिस नाम से वो बिजनेस चल रहा है। ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया हमने गारमेंट्स का बिजनेस है। ठीक है, बाजुकात चीजें जो होती हैं इनको स्पेसिफिकेशन की जरूरत अगर ना भी हो, लेकिन इट इज बेटर कि आप हर एक चीज डिटेल में लिखें, कोर्ट के सामने रखें, ताकि कोई भी जो क्वेश्चन है छोटे से छोटा भी, वो अनअटेंडेड या उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी ना रहे। ठीक है, कोई उसके अंदर अनक्लैरिटी ना रहे। तो इस तरीके से डिफेंडेंट एंड प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट आर रनिंग गारमेंट्स बिजनेस विद नेम एंड स्टाइल ऑफ फला फला। ठीक है, अब बिजनेस कहां पर कर रहे हैं? एट। ठीक है, आप मार्केट का नाम लिखेंगे। ठीक है, सिटी का आप नाम लिख देते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, लाहौर, जो भी जहां पर भी वो बिजनेस चल रहा है। ठीक हो गया? ओके। उसके बाद इट वॉज settled between the parties that the plaintiff would take care of outdoor एक्टिविटीज या आप कह लें मार्केटिंग। ठीक है, वाइल द डिफेंडेंट हैड टू लुक आफ्टर द अकाउंट्स एंड profit
लॉस एटसेट्रा। ठीक हो गया। अब यहां पर देखिए हमने स्पेसिफाई क्या किया है, हमने कहा कि इट वाज सेटल्ड, सेटलमेंट होगी पार्टीज के दरमियान कि प्लेंटिफ का क्या काम होगा, वो टेक केयर ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज लाइक मार्केटिंग वगैरह, कपड़ों का काम है, हो सकता है कि आप जाकर दिखाते हो, सैंपल्स अपने प्रोवाइड करते हो, मार्केटिंग करते हो, ठीक है, इस किस्म का वो बिजनेस हो सकता है। अब वहां पर अगर हम ये कह दें कि प्लेंटिफ का काम इनडोर था, तो फिर हमारा दावा बनेगा या नहीं बनेगा? डेफिनेटली नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी खुद अकाउंट्स के अगर कस्टोडियन हो गए, तो फिर हम डिफेंडेंट से क्या क्लेम करेंगे कोर्ट में आके? कोर्ट तो हमें ये कहेगी कि भाई आप खुद इसके कस्टोडियन थे अकाउंट्स के, और आप खुद ही फिर ख्याल नहीं रख सके, तो फिर आप कोर्ट में क्यों आ गए? ठीक है, तो इस वजह से हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने अपने क्लेम को फ्रेम कैसे करना है। ठीक है, उसके अंदर एक लॉजिक नजर आनी चाहिए। ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कही थी। तो इस वजह से हमने फिर इस तरीके से कहा कि आउटडोर एक्टिविटीज हमारे जिम्मे थी, हम बाहर के काम सारे देख लें, और जो इनडोर एक्टिविटीज थी, अकाउंट्स वगैरह, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, उस बिजनेस की मैनेजमेंट, इनडोर मैनेजमेंट, वो सारी डिफेंडेंट के जिम्मे थी। ठीक है, ताकि हम इनिशियली ही ये शो कर दें कि डिफेंडेंट बेसिकली ही वाज कस्टोडियन ऑफ द अकाउंट्स, और उसी की सारी जिम्मेदारी थी अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। यहां पर आप लिख सकते हैं कॉपी ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड इज annexed as annexure A। ठीक हो गया, यहां तक हमने बता दिया कि ये चीजें हमारे दरमियान सेटल हुई थी। अब हम आगे चलते हैं। ओके जी, आगे कहते हैं दैट इट वाज आल्सो सेटल्ड दैट द इनकम शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल शेयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, फॉर विच द डिफेंडेंट was duty bound to maintain the register and show it to plaintiff at end of every month। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या लिख दिया कि भाई इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, लेकिन जैसे प्रिंसिपल होता है कि जितने आपकी एक्सपेंसेस होए वो आपने डिडक्ट कर देने हैं। ठीक है, अब डिफेंडेंट चूंकि अकाउंट को देख रहे हैं, तो ही वाज ड्यूटी बाउंड कि वो एक तो रजिस्टर मेंटेन करे सारी चीजों के हवाले से कि कितना खर्चा हुआ, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई। ठीक है, और उसके बाद वो प्लेंटिफ को दिखाने का भी पाबंद था हर महीने के आखिर में। तो ये बेसिकली इनके दरमियान सेटलमेंट हो गई। ओके, पैराग्राफ 4 के अंदर फिर क्या हुआ, दैट दी
things were running smoothly, but after 2 months the plaintiff got injured in an accident, बल्कि यहां पर आप लिख लें got severely injured in an accident and his feet were fractured. Therefore, he could not attend his business. ओके जी, अब एक सिचुएशन अराइज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अब यहाँ पर सवेयरली इंजर्ड हो गया, पाँव फ्रैक्चर हो गई, जिसकी वजह से अब वो बिजनेस के ऊपर नहीं जा सकता जो प्लेंटिफ है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं कॉपी ऑफ मेडिकल रिपोर्ट्स आर अटैच्ड एज एनेक्जर बी। ठीक है, यहां पर ये एनेक्जर बी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दैट व्हेन दी plaintiff returned to his business after 3 months, it was shock to the plaintiff that the business was in loss. The articles were reduced to half and the vehicle of partnership business was also sold by the defendant. ठीक हो गया जी। 3 महीने के बाद प्लेंटिफ जाता है, जाकर देखता है कि दुनिया बदल गई है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, जो आर्टिकल्स थे, चूंकि वो गारमेंट्स का बिजनेस था, उनकी तादाद भी अब आधी रह गई है, जो गाड़ी उन्होंने खरीदी थी माल लाने ले जाने के लिए, वो गाड़ी वगैरह व्हीकल भी बिक गई है। ठीक है, मतलब ये सारी सिचुएशन हम एक चेन के अंदर लेकर चलेंगे। ठीक हो गया। नंबर 6, दैट दी plaintiff after witnessing the situation asked the defendant to render the अकाउंट्स, या फिर आप वर्ड चेंज कर सकते हैं, टू रेंडर दी अकाउंट्स रजिस्टर, या फिर टू शो हिम दी रजिस्टर। ठीक है, बिजनेस रजिस्टर, जो भी आप उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहें। मकसद ये है कि मैंने उससे कहा कि भाई अब अपने अकाउंट्स दिखाओ कि क्या हुआ है, कैसे नुकसान हो गया, कैसे ये सारा कुछ हो गया। ठीक है,
ये मैंने उससे डिमांड कर दी प्लेंटिफ ने। ओके, बट द डिफेंडेंट मेड lame excuses to do so। डिफेंडेंट ने क्या किया, बहाने बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, ओके, दैट इट केम टू द नॉलेज ऑफ plaintiff through reliable sources that the defendant has set up another business with the help of articles of plaintiff's business। He sold above mentioned car to invest in the other business। ओके जी, here we have the clear picture कि अब हुआ क्या बेसिकली। अब जो नॉलेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इट इज अ मैटर ऑफ एविडेंस। जब हम इस तरह की कोई भी चीज का जिक्र करते हैं अपने दावे में, तो उसके लिए हमें एविडेंस देना पड़ता है। वो हम एविडेंस की स्टेज पर जाकर देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा वो सोर्स था। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स हम एविडेंस को यहाँ पर नहीं लिखते, हम सिर्फ ब्रीफ फैक्ट्स लिखते हैं, जो रिक्वायरमेंट है ऑर्डर 6 CPC की। अब इसी तरीके से हुआ क्या था जी, कि पता ये चला कि उसने एक और बिजनेस शुरू कर दिया। वह ये वाले आर्टिकल जो थे वो भी उठा के वहां पर ले गया, इसी वजह से यहाँ पर आधे रह गए। और बाकी जो कार थी वो भी उसने इस बिजनेस की कार, जो कि दोनों की मिल्कियत थी, या जिससे इन हम दोनों लोगों ने प्रॉफिट कमाना था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ने, वो गाड़ी बेचकर वो पैसे भी अपने दूसरे बिजनेस में उसने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, जो कि अब ज्यादती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सारी चीजों को एक शेप में लेकर आ जाएंगे, ताकि एक लॉजिकल एंड की तरफ हम जा सकें। आगे वही स्टोरी आप लिखते हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी, कि टाइम एंड अगेन। इसमें लिखते इस तरीके से हैं कि द प्लेंटिफ टाइम एंड अगेन रिक्वेस्टेड द डिफेंडेंट टू रेंडर द अकाउंट्स ऑफ द मेंशन्ड बिजनेस, बट डिफेंडेंट डिलेड द मैटर ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर। ये एग्जैक्ट वही चीज है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, ये रिपीट होती रहती है, इस वजह से मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट अब हम आ जाते हैं, और उस तरीके से एक और लाइन भी हम लिख देते होते हैं, बाज़ औक़ात अच्छी लगती है, कि दैट द प्लेंटिफ वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू नॉक एट द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। अब इसी तरीके से एक और चीज यहाँ पे मैं बताता चलूं कि आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कोशिश करता हूँ कि टाइम कम एक तो हमारे पास होता है, दूसरा ये कि पेपर के अंदर आप ज्यादा बाजू का टाइम नहीं होता, तो ज्यादा अपने लेंथ चीजों को नहीं देनी। तो डायरेक्टली आप कॉज ऑफ एक्शन पर आ जाएंगे, लेकिन जो चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट इसमें डाल सकते हैं, अमाउंट कितनी थी, गाड़ी की जो अमाउंट है वो कितनी थी, बाकी चीजें जो हैं उनको आपने प्रॉपरली यहाँ पर इवेल्युएट कर देना है। ठीक है, दैट वुड बी बेटर। ठीक हो गया। अब कॉज ऑफ एक्शन पर आ जाते हैं। लेट्स से कि पैराग्राफ 8 है ये, दैट द कॉज ऑफ एक्शन एरोज ऑन, यहां पर वो डेट लिखेंगे आप जब आप एक्सीडेंट के बाद वापस आए। ठीक है, या आप सिर्फ वो मंथ वगैरह मेंशन कर दें तो काफी हो जाएगा। ठीक है, एरोज ऑन फला फला। ठीक है, अच्छा, दैट cause of action again arose when the
defendant flatly refused to render the accounts. ठीक है, और उसके बाद वही लाइन दैट इज रिकरिंग कॉज ऑफ एक्शन. कॉज ऑफ एक्शन के लिए क्या बताया था, इसलिए लिखते हैं कि लिमिटेशन हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है. नंबर 9 के अंदर आपने क्या लिखना था, दैट दी cause of action arose in Rawalpindi. Defendant is also doing business in Rawalpindi. That is why honorable court has got jurisdiction to entertain the matter. ठीक है, अब सेक्शन 16 से 21 सीपीसी, वहां पर एक चीज ये भी है कि जहां पर आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहां पर दावा दायर किया जा सकता है. इसके अलावा डिफेंडेंट की जहां पे रेजिडेंस हो या फिर वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो, ठीक है, वहां पर दावा दायर किया जा सकता है. हमने यहाँ पे लिख दिया कि बिजनेस यहाँ पर चला रहा है, कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पर अराइज हुआ है, इस वजह से इस ऑनरेबल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन है कि वो इस मैटर को एडजुडिकेट कर सकती है. ठीक है, उसके बाद क्या था, कोर्ट फीस के बारे में हमने लिखना है, वैल्यूएशन दैट दी वैल्यूएशन ऑफ टाइटल्ड सूट इज मेड एट रुपीस. अभी हमें नहीं पता हमने कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे देने हैं, क्या अकाउंट बन रहे हैं, मेरा कितना राइट बनता है. ठीक है, इस वजह से यहां पर हम अपनी मर्जी से इवेल्युएट कर देते हैं एट ₹200 एंड requisite court fee shall be attached as per order of honorable court when decree is passed. ठीक है, यहां पर आप वर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तब हम कोर्ट फीस अटैच कर देंगे. क्योंकि कोर्ट फीस अगर अटैच ना करें तो आपका दावा फौरन डिसमिस नहीं होता, बल्कि उसके लिए कोर्ट आपको टाइम देती है. वैल्यूएशन गलत हो तो तब भी यही केस होता है, टाइम मिल जाएगा. ठीक है, दोनों चीजों के लिए आपको टाइम मिल जाएगा. तो इस वजह से हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि हमारी ये वैल्यूएशन है, जितनी कोर्ट फीस बनती है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हम अदा कर देंगे. ठीक हो गया. इसी तरीके से अब आगे हम चल देंगे प्रेयर की तरफ. प्रेयर के लिए आपने याद रखना होता है टाइटल ऑफ द सूट. टाइटल क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रेडिशन ऑफ अकाउंट. तो यही हमारी प्रेयर भी हो जाएगी. इट इज देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट अ डिक्री में काइंडली, या फिर इस तरीके से बेहतर होगा, फॉलोइंग डिक्रीज में काइंडली बी अवॉर्डेड या पास्ट, जो भी आप लिखना चाहें. ठीक है, उसमें फिर हम नंबरिंग कर लेते हैं. डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डेटेड, जो भी एग्रीमेंट आपने किया था जिस डेट को. ठीक है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से. उसके बाद डिक्री फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स वेयरिंग the share of plaintiff या फिर प्रॉफिट ऑफ प्लेंटिफ, या जो भी चीजें उसमें बनती हैं. ठीक है, में काइंडली बी अवॉर्डेड
या फिर आप लिख देंगे रिकवर्ड फ्रॉम डिफेंडेंट। ठीक है, जैसे वो गाड़ी थी, गाड़ी बेच दी, उसमें मेरे पैसे भी इन्वॉल्व थे तो वो रिकवरी हो जाएगी। बाकी जो प्रॉफिट हुआ था उस बिजनेस में से जो मुझे नहीं मिला वो भी मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोर्ट से प्रेयर मांग लेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप लिखते हैं प्लेंटिफ थ्रू, यहाँ पर वकील का नाम आ जाएगा जिसके जरिए से वो केस फाइल कर रहा है। ठीक है, फिर इन सारी चीजों के बाद लास्ट में हमने देखा था वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या था, वेरीफाइड ऑन ओथ एट रावलपिंडी ऑन दिस फलान फलान डेट दैट दी पैरास। पहले जहां पर आपने फैक्चुअल ग्राउंड्स लिखे थे 1 to 7 आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीफ, और उसके बाद हमने क्या कहा था कि एंड रेस्ट ऑफ द पैरास आर बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, और इसी तरीके से ये वेरिफिकेशन लिखने के बाद अब यहाँ पर प्लेंटिफ का यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे रेंडिशन ऑफ अकाउंट। तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझा पाया होऊंगा मैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्लेंट या दावे की तरफ चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।